बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इमाद आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ। आज हम बात करेंगे बकरी में साड़ू के हवाले से। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और साड़ू पे बात करने से पहले मैं आपको अपना तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो DVM है, MPhil है और PhD है। मेरी साड़ू के ऊपर रिसर्च है और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपनी MPhil की रिसर्च के दौरान साड़ू पे रिसर्च की थी और उसकी एक वैक्सीन बनाई थी, जो वैक्सीन सक्सेसफुल हुई। और उसके बाद ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसने इसको कमर्शियल किया और कराची की एक कंपनी है UM एंटरप्राइजेज़, वो ये वैक्सीन जो है वो बनाती रही है। इस वैक्सीन का नाम है मैस्टीपैप। तो ये तारुफ़ करवाने का मकसद ये है कि मैं आपको जो साड़ू के बारे में ट्रीटमेंट बताऊँगा वो एक साइंटिफिक ग्राउंड्स पे बताऊंगा, ये नहीं कि सुनी सुनाई बात पे बात कर दूं। और साड़ू जो है ना, इसमें कोई 140 ऑर्गेनिज़म जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें जो बैक्टीरिया है उसका जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा है। इसमें बैक्टीरिया भी होता है, इसमें वायरस भी हो सकता है और कुछ जो है इसमें फंजाई जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ज़्यादा जो शेयर मैंने बताया वो होता है बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया में 140 से ज़्यादा जो बैक्टीरिया हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और इनमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो बकरी में भी सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो बैक्टीरिया की ही होती है। और बैक्टीरिया की अगर बात करें तो इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा होता है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होती है पूरी दुनिया में, ये नहीं कि सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर, वो होती है स्टैफ की। और स्टैफ में बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, स्टेफिलोकोकस हाइकस है, स्टेफिलोकोकस इंटरमीडियस है। तो साड़ू में सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस की होती है। तो ये जो है ना, ये मैं रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, और ये इस्टेब्लिश प्रोटोकॉल है और ये किताबों के अंदर भी यही लिखा हुआ है। तो अब जो साड़ू की जो ट्रीटमेंट है, ये 3 तरह की जो ट्रीटमेंट है वो की जाती है। इसमें 3 तरह की मुख्तलिफ प्रोटोकॉल जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपने ट्रीटमेंट में एक एंटीबायोटिक देना है जो कि उसकी सोजिश को कम करे, जो कि उसकी पेन को कम करे, और दूसरा जो है वो एंटीबायोटिक देना है। एंटीबायोटिक में वो एंटीबायोटिक आपने इस्तेमाल करना है जिसकी अडर पेनिट्रेशन ज़्यादा हो। फार्मर हज़रात क्या करते हैं, प्रैक्टिशनर हज़रात क्या करते हैं कि अमोक्सिसिलिन ग्रुप देना शुरू कर देते हैं। अमोक्सिसिलिन ग्रुप जो है ये बड़ा अच्छा मतलब कह लें कि एंटीबायोटिक है, लेकिन इसकी जो अडर पेनिट्रेशन है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमें चाहिए। याद रखें कि अमोक्सिसिलिन को अगर हम 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं तो 3 हिस्से जिस्म के अंदर रह जाते हैं और 1 हिस्सा जो है वो उसके अडर के नीचे जाता है, और हमें दवाई जो है वो अडर में ही चाहिए होती है, हवाने में चाहिए होती है। तो लिहाजा एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होनी चाहिए जिसकी अडर पेनिट्रेशन ज़्यादा हो। अब अडर पेनिट्रेशन ज़्यादा किसकी होती है वो आप नोट कर लें। ये टाइलोसिन है, इसकी अडर पेनिट्रेशन अच्छी है। स्पेक्टिनोमाइसिन जो है उसकी अडर पेनिट्रेशन अच्छी है। लिंकोमाइसिन जो है वो उसकी अडर पेनिट्रेशन अच्छी है। बात करते हैं कि जो ट्राइबरसन है, बुक कहती है कि ट्राइबरसन जो है वो मास्टाइटिस के लिए आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आप ट्राइबरसन इस्तेमाल करते हैं तो वो इसको रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा करती है। तो ये गलतियां हैं जो बुनियादी तौर पे की जाती हैं, और ये मसले जो हैं वो साड़ू के आगे चल के थन बंद हो जाता है, और उसके अलावा क्या होता है कि थन में नाड़ पड़ जाती है, गिल्टियाँ बन जाती हैं, थन जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। फ़र्ज़ करें कि एक बकरी जो उसकी कीमत फ़र्ज़ करें कि 1 लाख रुपया है, तो एक थन जो है वो 50,000 रुपये का है उसका। लिहाजा एंटीबायोटिक की बात कर रहा था, एंटीबायोटिक आपने इन एंटीबायोटिक्स में से जो है वो यूज़ करनी है, इसके अलावा आप एंटीबायोटिक यूज़ ना करें। हाँ, इसमें एंडोफ्लॉक्सासिन जो है वो यूज़ की जा सकती है। एंडोफ्लॉक्सासिन में एनक्योर ब्रांड आता है या एवीफ्लॉक्सन ब्रांड आता है, ये ब्रांड अच्छे हैं, इनमें से ये ब्रांड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये 2 बातें होंगी। तीसरी बात ये है कि आपने इसमें जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको आपने इम्प्रूव करना है। उसके लिए आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बकरी को जिंक सल्फेट 1 ग्राम तक जो है वो दिया जा सकता है, यानी 500 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम तक जिंक सल्फेट दिया जा सकता है। या इसके अलावा
विटामिन सी होता है, तो वो विटामिन सी जो है ना वो दिया जा सकता है। विटामिन सी की जो डोज़ है बकरी के लिए, एक अडल्ट बकरी के लिए वो है 5 ग्राम। तो ये आप जो पोल्ट्री से प्योर विटामिन सी मिलता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बात होगी पेरेंटल और सिस्टेमिक की। इसके बाद हम लोग जो इंट्रा मेमोरी जो ट्रीटमेंट है वो यूज़ करना चाहिए। इंट्रा मेमोरी ट्रीटमेंट में ट्यूब्स आती हैं, वो ट्यूब्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर हम बकरी की बात करते हैं तो बकरी का जो थन होता है, थन का जो सुराख होता है वो छोटा होता है, और लिहाजा इसमें जो प्रिपरेशन रेडीमेड आती है वो अगर आप देंगे तो हर बकरी के थन में वो नहीं दी जा सकती। लिहाजा उसके लिए जो तरीका है वो प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अहमद साहब का तरीका, ये मैं किसी एक और वीडियो में भी बता चुका हूँ, वो है ब्रेनुला। तो आज हम इसमें बताएंगे कि हमने दवाई जो है वो किस तरह तैयार करनी है और उसको हमने किस तरह जो है वो थन के अंदर चढ़ाना है। तो चौथी बात जो हमने इसमें की है वो है मेस्टाइटिस प्री मिक्स हमने बनाया है। ये ख़ास बकरियों के लिए हमने बनाया है। ये नॉन एंटीबायोटिक प्रिपरेशन है। इससे क्या होता है कि ना सिर्फ जो दूध है वो मुकम्मल हो जाता है, बल्कि उसमें जो साड़ू के मसाइल हैं वो कम होने में भी मदद मिलती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो दवाई कैसे बनानी है और कैसे चढ़ानी है थन के अंदर, ये तरीका बताऊंगा मैं। दवाई बनाने के लिए सबसे पहले ये सिरिंज ली है, 30 ml 30 ml सिरिंज ली है। इसको खोल लेंगे और इसके अलावा ये मेरे पास नॉर्मल सलाइन है 100 ml। सिरिंज में मैंने नॉर्मल सलाइन भर लिया और इसको मैं अब इस इंजेक्शन के अंदर डालूंगा। अच्छा नाजरीन, ये मैंने लिया है ऑक्सीडिल, और ऑक्सीडिल की जो कैपेसिटी है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है 500 मिलीग्राम। इसको अच्छी तरह से हल कर लेना है। पाउडर जो है वो अच्छी तरह हल हो जाए। पाउडर को हल करने के बाद इसको वापस जो है वो सिरिंज के अंदर लेना है। मैंने इसमें ले लिया, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है वो हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि ये सुई आगे से उतार लूँगा, और इसके अलावा जो आगे देने वाली जो चीज़ है वो है ये ब्रेनुला। तो ये ब्रेनुला ह्यूमन साइड का मिलता है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। मेरे हाथ में ब्रेनुला है और इसमें दो हिस्से होते हैं, एक इसका प्लास्टिक वाला हिस्सा होता है और एक इसका स्टील वाला हिस्सा होता है। तो ये जो है मेरे पास ये प्लास्टिक वाला हिस्सा है, स्टील वाला हिस्सा मैंने निकाल लिया। स्टील वाला अगर हिस्सा होगा तो उसका नुकसान ये होगा कि थन जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ी सी हवा इसके अंदर भर के, थोड़ी सी हवा इसके अंदर खाली रख के, तो ये इसके ऊपर चढ़ा देना है। अब इसको मैं थन के अंदर जो है वो स्वैब करके तो थन के अंदर इसको मैं चढ़ा दूँगा। थन को पहले खाली कर लेंगे अच्छी तरह से। थन के अंदर दूध नहीं होना चाहिए। उसके बाद थन का जो मुंह है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। साफ़ करने के लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो है 70% अल्कोहलिक स्वैब। अगर वो ना मिले तो फिर आप कोई भी जो स्प्रिट है या पायोडीन है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थन का मुंह जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, और उसके बाद ये मैं इसको ब्रेनुला जो है वो इसको इंसर्ट करूँगा। नाजरीन, ये जो ब्रेनुला है ये पूरा आपने इंसर्ट नहीं करना, ये इतना ही आपने इंसर्ट करना है जितना मैंने किया है, फुल नहीं करना। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको दवाई इसके अंदर दे देनी है जो मैंने बनाई थी। उसके बाद थन के मुंह को ऐसे बंद करना है। बंद करने के बाद इसको ऊपर मसाज करना है ताकि जो दवाई है वो ऊपर अडर तक चली जाए। आपने देखा कि मैंने ये बड़ी एहतियात के साथ हवाने के अंदर मैंने दवाई को चढ़ाया है। तो आप भी इसी एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपको दवाई चढ़ाने की ज़रूरत पेश आए तो आप इसी तरह से दवाई जो है वो आपने हवाने के अंदर चढ़ानी है। तो ये था बकरियों में साड़ू के हवाले से आज की मेरी वीडियो। आपको ये वीडियो उम्मीद है कि बहुत फ़ायदा देगी। अगर आप समझते हैं कि ये मतलब फ़ायदेमंद वीडियो है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और अगर आपने किसी भी किस्म का कोई मसला मेरे साथ डिस्कस करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।